हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। संडे का दिन है, 9 अक्टूबर की सुबह है। देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का बहुत अच्छा पेपर आया। आज का द हिंदू एनालिसिस आप नोबेल प्राइज़ एनालिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं और एक इंडिया के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल आया कि इंडिया के ऐसे साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया ब्रिटिशर्स की चाल की वजह से, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रंट पेज का, जिसमें सबसे पहली खबर है वो रशिया की है। अब आप लोग को पता है कि रशिया ने 2014 में क्या किया था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। याद है आप लोग को, 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। और क्रीमिया आपको पता है पहले यूक्रेनियन पार्ट था, और इसी कारण से G8 से फिर रशिया को हटाया भी गया था 2014 में जब उन्होंने ऐसा किया। इसके पहले रशिया ने 2008 में भी अटैक किया था जॉर्जिया के ऊपर, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा कि 2008 में उन्होंने जॉर्जिया के ऊपर अटैक किया। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि 2014 में फिर इन्होंने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, है ना, सेवास्तोपोल के लिए। तो ये आपको, अब वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, एक कंस्ट्रक्शन किया था, एक ब्रिज बनाया था टू क्रीमिया, है ना। रोड एंड रेल ब्रिज था। देयर वाज अ रोड एंड रेल विच टू क्रीमिया, जिसके थ्रू वो ज्वाइन करते थे, उनकी आर्मी जाती थी, जो भी सारा ट्रांजिट था उसी से होता था। अब एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ कल, और उसमें सीवियरली ये जो ब्रिज है, रोड एंड रेल ब्रिज बिटवीन क्रीमिया एंड रशिया, इसको ब्रेक कर दिया गया, ठीक है ना। इसको कई जगहों पे तोड़ दिया गया है। और यूक्रेन ने इसके बाद एक बड़ा ही क्विर्की मैसेज डाला। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में यही बात उन्होंने लिखी है। तो ये कर्च ब्रिज याद रखेगा, दिस इज द कर्च ब्रिज। एंड अगर आपसे कोई पूछे कर्च, आपको स्टेट ऑफ कर्च का नाम पता होगा ना, स्टेट ऑफ कर्च भी लिखा, वहीं पे इसको कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए इसका नाम है कर्च ब्रिज। तो मेक श्योर रिमेंबर दिस नेम। अगर आपसे पूछता है कि अभी न्यूज़ में था, क्या है, कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप यू विल रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे नाइदर फैक्शन कैन यूज सेना नेम। अब अभी इलेक्शन कमीशन ने चूंकि डिसाइड नहीं किया है कि ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है, तो जो बो एंड एरो का उनका सिंबल है वो कौन यूज़ करेगा, इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। इसीलिए जो अभी 3 नवंबर से बाई इलेक्शन होने वाले हैं अंधेरी ईस्ट के, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी फैक्शन, चाहे वो शिंदे का फैक्शन हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे का फैक्शन हो, कोई भी फैक्शन जो है वो अभी बो एंड एरो यूज नहीं करेगा, ना ही शिवसेना नाम यूज करेगा। उन्होंने कहा है कि इंतरिम ऑर्डर तक दोनों को अपने अलग अलग नाम और अपने अलग अलग टेम्पररी सिंबल, जो रिजर्व सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव सिंबल्स, फ्री सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन रखता है अपने पास, उनमें से आपको यूज करना पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू यूज द शिवसेना एंड बो एंड एरो सिंबल, ठीक है ना। तो दिस इज द न्यूज़, है ना। अब ये तो मजाक की न्यूज़ आइटम्स हो गए। अब हम सीरियस पे आते हैं। तो स्टेट्स वाले पेज से एक न्यूज़ निकाल के अपन लाते हैं। ये थिरुकुरल के ऊपर ये आर्टिकल आया। एक्चुअली तमिलनाडु के गवर्नर का कुछ रिमार्क था थिरुकुरल के ऊपर, जो कि नेगेटिवली लिया गया, और कई लोगों ने उनको कहा भी कि थिरुकुरल के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा क्या नहीं कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थिरुकुरल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं थिरुकुरल को शॉर्ट में कुरल भी कहा जाता है। इट्स अ क्लासिकल तमिल लैंग्वेज टेक्स्ट, जो कि संगम पीरियड में लिखा गया था। संगम लिटरेचर का पार्ट है थिरुकुरल, जब आप पढ़ेंगे संगम लिटरेचर का पार्ट है। और इसमें इसको लिखा है तिरुवल्लुवर ने लिखा है इसको, तिरुवल्लुवर ने लिखा है। बहुत ही फेमस टेक्स्ट है ये। एंड इट इज द बुक इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टीचिंग्स ऑफ वर्च्यू, वेल्थ, लव, वॉर, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, है ना। वर्च्यू, वेल्थ एंड लव, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों पार्ट हैं, इनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया। जब आप बुक देखेंगे तो उसमें देखो, जो वर्च्यू है उसको आरम में लिखा गया है। वर्च्यू इज इन अंडर आरम पार्ट, wealth is under porul part, porul is wealth, and then love is the inbum part, inbum is love, ठीक है ना। तो virtue is आरम, wealth is porul and love is inbum, ठीक है ना। इसके अलावा एक और याद रखेगा कि this is considered to be one of the greatest works in ethics and morality, इसको one of the greatest works in ethics and morality कहा जाता है। and it is known for universality and secular nature, तो it is known for the universality and the secular nature। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, थिरुकुरल तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया है। जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए वो आप याद रखेगा। IAF ऑल सेट टू क्रिएट अ न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच। अब
एयर फोर्स के जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी का ये कहना है, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी का ये कहना है कि द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ वेपन सिस्टम ब्रांच। याद रखिएगा, वेपन सिस्टम ब्रांच जो रहेगी फॉर द ऑफिसर्स इन द इंडियन एयर फोर्स विल बी देयर, है ना। और ये क्या करेगा, इट विल ब्रिंग ऑल द वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स ऑफ द फोर्स अंडर वन रूफ। तो जितने भी वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं एयर फोर्स के, वो एक ब्रांच में आ जाएंगे, और ये ब्रांच क्या कहलाएगी, दिस ब्रांच विल बी नोन एज द वेपन सिस्टम्स ब्रांच, ठीक है ना। याद रखिएगा, वेपन सिस्टम्स ब्रांच कहलाएगी। एंड जितने भी इसमें आपके एयर फोर्स के वेपन हैंडलर्स हैं, वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, दे विल बी अंडर वन ब्रांच, अंडर वन रूफ, ठीक है ना। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट अ न्यू ऑपरेशनल ब्रांच इज बीइंग क्रिएटेड, है ना। इस तरीके से एयर फोर्स के अंदर एक नई ऑपरेशनल ब्रांच क्रिएट हो, ऐसा पहली बार हुआ है 75 सालों में, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस के बाद ऑपरेशनल ब्रांच एयर फोर्स में क्रिएट हो रही है, वेपन सिस्टम ब्रांच। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कौन सी ब्रांच स्टैब्लिश हो रही है ना, तो वो टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच, जो वेपन सिस्टम ब्रांच रहेगा, तो आंसर यही रहेगा, ठीक है ना। और जितने भी स्पेशलाइज्ड वेपनरीज हैं, चाहे सरफेस टू सरफेस हो, सरफेस टू एयर हो, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हो, या वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स हो, है ना, तो दे विल बी द वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स। अब एक नई ब्रांच रहेगी, दैट विल बी द न्यू ब्रांच, वेपन सिस्टम ऑपरेटर ब्रांच, है ना। तो दैट विल बी द न्यू ब्रांच इन द एयर फोर्स, है ना। एंड दिस इज रिगार्डिंग द वेपन सिस्टम ब्रांच, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। तो ऑब्वियसली बात है, यूनिफिकेशन जब भी होता है तो उसके ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर हो सकता है, ज़्यादा अच्छे से उसका ऑपरेशन हो सकता है ना। अब जर्मनी वाले बोलते तो ज़्यादा हैं ही, तो जर्मनी वालों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो इनजस्टिस हो रहा है उसमें यूएन का रोल चाहिए। तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि जर्मनी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अपने काम से काम रखो, ठीक है ना। फालतू की बातें बोलो नहीं। आपके देश का खुद तो बेड़ा गर्क हो रखा है, और एक साला हिटलर आया था, उसने आपका काम खराब किया, और अब आप यहाँ पे नसीहतें ना दो, ठीक है ना। तो जर्मनी जैसे देश से नसीहतें लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा हैंडल कर रहा है, दैट शुड बी द आर ओन वर्डिक्ट। एंड ये चीज़ इंडिया ने भी क्लियर कर दी है। उसने कहा कि देखो ठीक है, अपने काम से काम रखो, ठीक है ना। यही बोला है कुल मिलाकर के, अपने काम से काम रखो, फालतू की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लीन स्वाइप फॉर मनरेगा अटेंडेंस ऐप ओनली इन 8 स्टेट। अब आपको ये पता होगा कि लास्ट अभी 2 महीने पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि मनरेगा के लिए अब एक नया अटेंडेंस सिस्टम गवर्नमेंट लेकर के आ रहा है। गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें आप, जिसको हम बोलते हैं नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS, याद रखिएगा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, याद रखिएगा। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है तो आप पहले तो ये सिस्टम याद रखिएगा, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब ये है ऐसी जगहों पे जहां 20 या 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। दिस इज फॉर द प्लेसेस वेयर 20 और मोर देन 20 पीपल आर एम्प्लॉयड, ठीक है ना। अब एटलीस्ट 3 स्टेट्स जो हैं, जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, असम जो है, दे आर मेकिंग इट यूनिवर्सल। वो वहाँ पे ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐप सिस्टम आ जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं विच आर स्टिल हैविंग सम कंसर्न्स एंड डाउट्स रिगार्डिंग दिस न्यू मोबाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। तो मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके लिए अभी भी कुछ स्टेट्स जो हैं कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन 2-3 स्टेट हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम हो गए, जो कि पुश कर रहे हैं फॉर द यूनिवर्सैलिटी ऑफ दिस एप्लीकेशन एंड ऑल, ठीक है ना। तो दैट इज अ गुड थिंग। एंड मनरेगा में ये अटेंडेंस सिस्टम है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। एंड इसके मैंने कई शॉर्ट कमिंग्स बताए थे आप लोग को, याद है आप लोग को कि मैंने आपको बताया था कि जैसे वुमेन जो रहती हैं तो वो फ्री टाइम अपने घर जाती थी, पहले काम कर लेती थी, फिर आ जाती थी, लेकिन अब मोबाइल आने का उनको एक डेफिनेट टाइम सुबह का और एक डेफिनेट टाइम शाम को उनको वहाँ पे GIS सिस्टम के पास होना चाहिए, तभी वो लगती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो इशू है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कई बार वो अटेंडेंस मार्क करती भी हैं तो भी वो नहीं लगता है, अटेंडेंस नहीं लगता है, इस कारण से उनका वेज जो है वो कटता है। फिर मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क इश्यूज जो रहते हैं, नेटवर्क और ये सारी चीज़ें काफ़ी अपने आप में एक इशू है, ठीक है ना। एंड
इन सब इश्यूज़ के चलते जो है कई बार पेमेंट्स में भी अब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एंड वर्कर्स को कई बार उनके ऐप नहीं सही से चल रहा है या सर्वर सही से बिजी है या कुछ है, किसी की एप्लीकेशन ट्रैक नहीं हुई, किसी की अटेंडेंस ट्रैक नहीं हुई, तो पेनल्टी किसको लग रही है? पेनल्टी तो बेचारे उस वर्कर को लग रही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं। चंद्रयान 2 गेजेस सोडियम कंटेंट ऑन मून सरफेस। तो अब ये साइंटिस्ट्स फ्रॉम द इसरो दे हैव मैप्ड आउट द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम ऑन द मून सरफेस। तो मून के सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोडियम का उसको मैप किया है इसरो के साइंटिस्ट ने। एंड क्लास इंस्ट्रूमेंट चंद्रयान 2 में एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको क्लास इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो दिस क्लास इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड एंड जो भी चंद्रयान 2 मिशन गया था जिसमें हमारा विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, तो वो तो खैर डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन चंद्रयान 2 अपने आप में जो काम कर रहा है उसमें उनको पता चला है कि कहाँ कहाँ सरफेस में सोडियम है। दे हैव मैप्ड दिस सोडियम यूजिंग द क्लास इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज द फर्स्ट एफर्ट टू प्रोवाइड अ ग्लोबल स्केल मेजर ऑफ सोडियम ऑन द लूनार सरफेस। तो ग्लोबल स्केल मेजर ऑफ सोडियम ऑन द लूनार सरफेस ये किया गया है। एंड ये जो डिटरमाइन होता है, तो ये डिटरमाइन होता है एक्सरे फ्लोरेसेंस के द्वारा। दे यूज अ टेक्निक एक्सरे फ्लोरेसेंस एंड एक्सरे फ्लोरेसेंस के द्वारा ये इसको करते हैं ताकि ये उसको डिस्ट्रॉय ना करे। नॉन डिस्ट्रक्टिव मैनर की टेक्नोलॉजी है एक्सरे फ्लोरेसेंस एंड दिस इज हाउ दे मैप, ठीक है ना। एंड बहुत सारे मिशन हैं, ये तो आपको पता ही है कि अपोलो 11, लूना, चैंगी 5 ये सारे लूनार सरफेस के ही मिशन हैं। बट नाउ व्हाट इसरो वाया इट्स चंद्रयान 2 इज डूइंग इज दैट इट इज मैपिंग द इंटायर लूनार सरफेस कि कहाँ कहाँ इसके लूनार सरफेस में सोडियम अटैच्ड है। अच्छा, सोडियम और पोटेशियम आर दी ओनली 2 एलिमेंट्स। सोडियम इज द ओनली एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू टेलीस्कोप इन द लूनार एटमॉस्फेयर। तो लूनार एटमॉस्फेयर में जब आप जाएंगे ना उसके एक्सोस्फेयर में, तो आपको सोडियम और पोटेशियम दोनों ही विटनेस हो जाएंगे, दोनों दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज रिमेंबर, याद रखिएगा इसको। Now this is the news which I wanted to tell you a lot. Triple helix GN रामचंद्रन a deprived genius is a story। तो GN रामचंद्रन वो जीनियस है हमारे इंडिया के जिनको ब्रिटिशर्स के चालूपंथी के चक्कर में उनको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। एंड चेन्नई के थे ये एंड बहुत ही बड़े एक तरीके से कहना चाहिए साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लाइनस पॉलिंग और कर्क जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों को धूल चटा दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये व्यक्ति टैलेंटेड रहा होगा अपनी फील्ड में ना। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द डिप्राइव्ड जीनियस GN रामचंद्रन जिन्होंने ट्रिपल हेलिक्स डिटरमाइन किया था अलॉन्ग विद द मुदलियार, है ना। मुदलियार जी के साथ मिल करके इन्होंने GNR एंड मुदलियार दे बोथ डिड रिसर्च एंड दे फाउंड अबाउट द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, है ना, द फेमस ट्रिपल हेलिक्स मॉडल। अब यहाँ पे देख लिए रामचंद्रन एंड हिज स्कॉलर गोपीनाथ कारथा, याद रखिएगा, रामचंद्रन एंड हिज स्कॉलर गोपीनाथ कारथा प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन इन 2 years 1954 दैट द फेमस लाइनस पॉलिंग और क्रिक कुड नॉट हैव इमेजिन्ड। तो उन्होंने क्या किया, कोलेजन, जो कोलेजन होता है, तो अब सवाल है कोलेजन क्या होता है। तो कोलेजन इज बेसिकली ए बॉडी प्रोटीन। कोलेजन एक बॉडी का प्रोटीन है विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ थ्रू आवर स्किन। स्किन को, ये मसल्स को, बोन्स को, हमारे जो स्किन मसल्स एंड बोन्स है उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है कोलेजन। इट्स अ बॉडी प्रोटीन, है ना। तो कोलेजन का एक मॉडल इन्होंने बनाया था MG रामचंद्रन ने अलॉन्ग विद गोपीनाथ कारथा, और इन्होंने प्रपोज किया था द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, है ना। क्रिक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, क्रिक भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट है एंड क्रिक हैज अपोज्ड दिस डिस्कवरी। उन्होंने एक 2 चेन हेलिक्स मॉडल डिटरमाइन किया था। इनफैक्ट लाइनस पॉलिंग अभी मैंने दिखाया था ना, मैंने देखो कल मैंने वेबसाइट में एक आर्टिकल भी डाला था, ये देखो आर्टिकल ये था 5 people who have won more than 1 Nobel Prize। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये देखो, लाइनस पॉलिंग इज द ओनली इंडिविजुअल टू हैव रिसीव्ड बोथ द 1954 Nobel Prize in Chemistry एंड 1962 नोबेल पीस प्राइज। तो 1954 का केमिस्ट्री का नोबेल और 1962 का नोबेल पीस प्राइज दोनों ही लाइनस पॉलिंग को मिला था, और ये एकमात्र व्यक्ति जिसने अनशेयर्ड नोबेल प्राइज लिया था, ठीक है ना। मतलब अकेले ले रहे थे 54 का और 62 का, ठीक है ना।
और ये वो लोग हैं जिन्होंने दो से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए हैं। जॉन बार्डीन, जे बार्डीन है ना फिजिक्स में, और फिजिक्स में ही, मैडम क्यूरी फिजिक्स में 1903 और केमिस्ट्री में 1911, लाइनस पॉलिंग 54 में केमिस्ट्री, 62 में पीस, एंड एफ सांगेर केमिस्ट्री का इनको मिला था 1958 में, और केमिस्ट्री का ही 1980 में मिला था। देन ICRC, ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, पीस का 17, 44, 63 मतलब 3 बार मिल चुका है। UNHCR को मिला है 54 और 81 में, है ना। और पहला नोबेल तो पता है हेनरी डुनांट को मिला था पीस वाला 1901 का, और इसके अलावा ये 5th वाला भी जो हमारे शार्पलेस, इस बार बैरी शार्पलेस जो है उनको मिला है 5th, तो ही इज़ द 5th पर्सन, तो याद रखेगा। तो MG रामचंद्रन जी की हम बात कर रहे थे, तो ही वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली इन दिस केस। कैसे, इन्होंने जब अपना ट्रिपल हेलिक्स का भेजा तो वहाँ नेचर नाम की एक जहाँ पे पब्लिश होता था, पेपर पब्लिश होता था, तो नेचर का जो एडिटर था उसने क्या किया, पहले क्रिक के पास भेज दिया इनका जितना भी रिसर्च था। क्यों? क्योंकि वैसे ये चीज़ होती नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट कस्टमरी फॉर वन साइंटिस्ट टू फॉर द डिटेल्स ऑफ वन साइंटिस्ट टू बी डिस्क्लोज्ड बिफोर सम अदर साइंटिस्ट बिफोर इट इज पब्लिश्ड। बट वो ब्रिटिश एडिटर था और अपने नेशनल हीरो को जो फ्रांसिस क्रिक था उसको वो मदद करना चाहता था, एंड दैट इज द रीजन वाई उसने क्या किया, पहले क्रिक को भेज दिया। और जैसे ही भेजा तो उसके बाद फिर क्रिक को भी ये पता था कि ये मॉडल सही है और उसका मॉडल गलत है। सोचो, जिस व्यक्ति ने क्रिक को गलत कर दिया, जिस व्यक्ति ने लाइनस पॉलिंग को गलत कर दिया, उस व्यक्ति को नोबेल नहीं दिया गया। सो दैट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। एंड रामचंद्रन रिस्पॉन्डेड टू क्रिक्स क्रिटिसिज्म। क्रिक्स ने क्रिटिसिज्म भी दिया था, जिसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाया था, रामचंद्रन्स प्लॉट वाज देयर, एंड विच शोज द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द ONG बायोमोलिक्यूल्स, है ना। तो कैसे जो होने चाहिए ऑन मॉलिक्यूल्स, ONG मॉलिक्यूल्स एंड ऑल, तो ये उन्होंने बनाया था, ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा इसमें, कि जो हिंदू ने लाइन लिखी, बहुत प्यारी लाइन लिखी है ना। रामचंद्रन बाद में इनको पार्किंसंस डिसीज हो गई, इनकी बाद में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, एंड द प्राइज दैट मिस्ड द मास्टर, द लाइन जो लिखी है हिंदू ने, द प्राइज दैट मिस्ड द मास्टर, ही डिड नॉट मिस द नोबेल प्राइज बट द नोबेल प्राइज मिस्ड अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्सन। आई होप यू विल रिमेंबर दिस नेम। हाउ इज क्लिक केमिस्ट्री मोर एनर्जी एफिशिएंट। अब मैंने देखो 2-3 दिन में कई बार आपको क्लिक केमिस्ट्री बता दी है। क्लिक शब्द कहाँ से आया ये भी बता दिया है। एयरप्लेन में जो आप सीट बेल्ट बांधते हैं वो क्लिक साउंड से आया है। क्लिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो बैरी शार्पलेस ने ही लेकर के आए हैं। बैरी शार्पलेस इज द पर्सन जिन्होंने ये टर्म ही डिवाइस किया है। अब ऑथर ने कहा कि जैसे बहुत सारे डिस्कवरीज ऐसी रहती हैं जो कि बहुत लाइफ में आगे तक जाती हैं, जैसे फ्रिट्ज हाबर प्रोसेस, पता है ना आपको, अमोनिया बनाने की प्रोसेस है ना। तो जितने भी आपको आज वर्ल्ड में फर्टिलाइजर और ये मिलेगा, उसका 95%, 90%, 95% जो प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रिट्ज हाबर की ही प्रोसेस है, हाबर प्रोसेस के द्वारा ही हो रही है। तो दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी जो कि माना जाता है कि हुई है, ठीक है ना। बट स्टिल हाबर प्रोसेस जब आप देखेंगे तो हालांकि डोमिनेंट प्रोसेस है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अब मॉडर्न चैलेंज ये है कि ग्रीन अमोनिया कैसे बनाई जाए। मतलब अभी जो अमोनिया बन रही है वो ग्रीन तो नहीं है, बहुत पोल्यूशन होता है इससे, है ना। तो ग्रीन अमोनिया कैसी बनाई जाए, तो उस ग्रीन अमोनिया को बनाने में भी क्लिक केमिस्ट्री बहुत योगदान देगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया क्लिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि 2 सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपने लिए, है ना, कंपाउंड के, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से बिना एनर्जी के जुड़ जाएं, क्लिक कर जाएं, मतलब है ना, क्लिक कर जाएं, तो ये क्या करेंगे, बहुत कम बाई प्रोडक्ट बनाएंगे। दे विल नॉट प्रोड्यूस मोर बाई प्रोडक्ट, पोल्यूशन कम क्रिएट करेंगे और ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी इनकी प्रोसेस, है ना। और वही चीज़ बैरी शार्पलेस ने भी दी है ना। उन्होंने भी बहुत सक्सेसफुली ये चीज़ शोकेस भी की थी। ये चीज़ एक्चुअली जब उन्होंने शोकेस की थी तो कौन से मॉलिक्यूल से, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। ये शो करने के लिए बैरी शार्पलेस ने यूज़ किया था एजाइड अल्काइन साइक्लो एडिशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, एजाइड अल्काइन साइक्लो एडिशन। तो कभी आपको कोई पूछे ये क्लिक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट, ये जो नाम था ये कौन सा रिएक्शन था, कौन सा ये था, तो एजाइड अल्काइन साइक्लो एडिशन था ये। एंड याद रखिएगा क्लिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल बी हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। याद रखिएगा ये हमेशा ऑक्सीजन वाटर की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। इसके अलावा
अलावा ऑथर ने यहाँ पे ये एक और चीज़ बताई है कि मेल्डल, जो मॉर्टन मेल्डल है, जिनको दूसरा यही नोबेल प्राइज़ मिला है, शेयर किया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कोपेनहेगन लेबोरेटरी में ही इन्होंने 2 इसी तरीके से कंबाइन किए थे क्लिक केमिस्ट्री का यूज़ करके, और एक इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर बनाया ट्रायजोल। याद रखिएगा, इन्होंने ट्रायजोल नाम का केमिकल स्ट्रक्चर बनाया, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेल्डल की याद रखनी है, ट्रायजोल के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और क्यों ये, तो हमने बता ही दिया आपको कि क्यों ये ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट कम बनेंगे, और इसमें छोटे छोटे कंपाउंड्स ले जाते हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ले जाते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं ले जाते, ताकि उसमें एनर्जी भी कम वो हो, और पोल्यूशन कम हो, और आपका बाई प्रोडक्ट कम निकले, और उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बनी रहे। फिर फिजियोलॉजी या मेडिसिन का अगर हम नोबेल प्राइज़ इस बार का देखें तो वो स्वांते पाबो को दिया गया है, स्वीडिश ये जेनेटिसिस्ट है, एंड ही हैज़ स्टडीड द पैलियोजिनोमिक्स, है ना। पैलियोजिनोमिक्स मतलब कि स्टडी ऑफ एंशियंट होमिनिन्स बाय एक्सट्रैक्टिंग देयर डीएनए। तो ये क्या करते हैं पैलियोजिनोमिक्स वाले, पैलियो मतलब वैसे ही बहुत पुराना होता है, पैलियोलिथिक, और ये हमने जानते हैं ना पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं। तो पैलियोजिनोमिक्स मतलब कि ओल्ड जीनोमिक्स, ओल्ड जीनोम्स को जो पढ़ते हैं। ओल्ड जीनोम्स कौन से होंगे, आप होमिनिन्स के होंगे। होमिनिन्स मतलब ये आपके ऑस्ट्रोपिथेकस और निएंडरथल्स, इन सबको। तो अब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतने पुराने, जो ये 1 लाख साल पुराने इस तरीके के जो अवशेष होते हैं, वहाँ से डीएनए कैसे निकाले जाए। तो स्वांते पाबो ने सबसे पहले तो ये टेक्निक डेवलप की कि किस तरीके से वो इस जीनोम से मतलब किस तरीके से इस जो उनके पास अवशेष है वहाँ से डीएनए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो Pavo has developed this technique of determining getting that DNA from that, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये DNA निकालना है, प्रोसेस है। अब DNA निकालने के बाद उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स रहती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये रहती है, चूँकि इट हैज़ पास्ड थ्रू मल्टीपल हैंड्स, इसलिए कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो मतलब हो सकता है कि वो प्योर ना हो। DNA जो आपको मिला है उसमें बहुत सारे दूसरे लोगों के हाथ लगे होते हैं, ये लगा होता है, वो लगा होता है, इस कारण से वो हो सकता है थोड़ा मतलब इम्प्योर हो, है ना। दैट माइट बी इम्प्योर, है ना, दैट माइट नॉट बी प्योर। तो ये एक तो चीज़ है, तो ये ज़रूर इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन स्वांते पावो ने ये टेक्निक डेवलप की। इसके अलावा बेसिकली अगर आप देखें तो 2 तरीके से डीएनए मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया स्वांते पावो ने कि एक तो न्यूक्लियस से मिलता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, ठीक है ना। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, और लेकिन न्यूक्लियर डीएनए जो रहता है उसमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन छुपी रहती है, जो कि थोड़ा स्मॉल रहता है मतलब नहीं, न्यूक्लियर डीएनए रहता है जहाँ पे ज़्यादातर इंफॉर्मेशन रहती है। अब हालांकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, कॉपीज़ उनकी ज़्यादा रहती हैं, और ज़्यादा इजीली रिट्रीवेबल रहते हैं। तो जो स्वांते पाबो की टेक्निक है उसमें वो न्यूक्लियस को नहीं ढूंढते हैं, रादर देन दैट ही टारगेट्स द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को ढूंढते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वही एनर्जी करेंसी तो वही है, एटीपी में वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो उसको अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है ना। तो याद, अब इन्होंने एक तो स्टडी किया, अब इन्होंने होमिनिन को स्टडी करके एक नई स्पीशीज ढूंढ निकाली थी होमिनिन की, जिसको डेनिसोवा में, चूंकि डेनिसोवा नाम की जगह से वो स्पीशीज का डीएनए लिया था उन्होंने, इस कारण से उन्होंने ये जो नाम दिया स्पीशीज को, उसको डेनिसोवन कहा उन्होंने। डेनिसोवन, याद रखिएगा, डेनिसोवन, दिस इज द नेम ऑफ द होमिनिन, जो कि स्वांते पाबो ने डिटरमाइन किया था। साइबेरिया की केव से उन्होंने एक बोन निकाली थी, वहां से उसको स्टडी करते हुए उन्होंने इसको डेनिसोवन नाम दिया था, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी पता लगाया कि जो निएंडरथल है ना, जो निएंडरथल यानी कि जो एशिया और यूरोप में पाए जाते थे 1 लाख साल पुराने, आज अगर आप देखेंगे तो 1 to 4% निएंडरथल के डीएनए ही आपको सभी ह्यूमन बींग्स में मिलेंगे, ठीक है ना। याद रखना है आपको, जो निएंडरथल के जीनोम से वो आपको यूरोप और एशियाई लोगों में 1 to 4% निएंडरथल के जीनोम्स आपको मिलेंगे। तो ये भी स्टडी इन्होंने ही की है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और फिजिक्स का नोबेल तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको क्वांटम इंटेंगलमेंट भी समझा रखा है, सब कुछ बता रखा है। 2 और नोबेल प्राइज हैं, एक है यूजिंग लैंग्वेज एज अ नाइफ, एनी एर्नॉक्स, याद रखिएगा, फ्रेंच ऑथर जिनको इस बार नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर का, एनी एर्नॉक्स। और इनके कुछ वर्क्स हैं, मैं आपको बता दूं, अ विमेंस स्टोरी, इनकी एक किताब है विमेंस स्टोरी। इसके अलावा इनकी बहुत फेमस नोवेल है
लेट मी ला प्लेस, अ मैंस प्लेस। और इसके अलावा इन्होंने एक नॉवेल है अ वुमेन्स स्टोरी, तो मैंने बता दिया आपको। शेम नाम की एक है इनकी, शेम एन इलीगल अबॉर्शन, एक किताब है इलीगल अबॉर्शन। हैपनिंग है, एन अफेयर सिंपल है, सिंपल पैशन है। ये कुछ इनके वर्क्स हैं जो आप इनको लिख लीजिए, जिनको आप याद रख सकते हैं। एल.एस. बियालियात्स्की याद रखिएगा, इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है पीस का, एंड बेलारूसियन है ये, बेलारूसियन। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वियासना 96, ठीक है ना, याद रखिएगा वियासना 96 इन्होंने बनाई थी। और अभी भी ये व्यक्ति जेल में ही है जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति अभी भी जेल में है हालांकि, बट याद रखिएगा एल.एस. बियालियात्स्की। एंड इसके अलावा दो और संस्थाएं जिनको मिला है नोबेल प्राइज़, एक तो आपको मेमोरियल याद रखना है विच इज़ रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा यूक्रेनियन एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, है ना, तो ये आप याद रखिएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, एंड दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।